महागुरु से मिलने वाली मदद की बात सुनकर माया ने राहत की सांस ली। उसके परिवार का जायसवाल परिवार में कोई दर्जा नहीं था। इनफैक्ट ऑफिस में भी कभी दिल से उसका स्वागत नहीं किया जाता था। उस समय स्पेस आर्ट में उसकी प्रतिभा के कारण उसे मेन ब्रांच में एक निश्चित दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब वो केवल मुख्य शाखा की ओर से जायसवाल ग्रुप का प्रबंधन कर सकती थी, ताकि एकमात्र कनेक्शन बनाकर रखा जा सके। इसके अलावा जायसवाल ग्रुप मूल रूप से उसके परिवार का था, लेकिन ये मेन ब्रांच को उपहार के रूप में दिया गया था। इसलिए माया अभी भी मेन ब्रांच के लिए काम कर रही थी और आज वो बहुत थकी हुई थी। माया को अचानक उस दृश्य की याद आ गई जब वो एक स्पेस आर्टिस्ट मिशन को अंजाम दे रही थी। एक स्पेस आर्टिस्ट संगठन था जो आम दुनिया के लिए अदृश्य जगहों पर मिशन करता था। वो उस समय स्पेस आर्टिस्ट मिशन को अंजाम देने के लिए इस संगठन में शामिल हुई थी। हालांकि आम लोग इसे नहीं देख सकते थे, लेकिन ये मौजूद था। इस दुनिया में कई असामान्य घटनाएं थीं जिन्हें हल करने के लिए स्पेस आर्टिस्ट्स की जरूरत थी। जब उसने सोचा कि उसके मेरिडियंस की रिपेयरिंग हो सकती है और महागुरु ऐसा करने में सक्षम है, तो उसका मूड अच्छा हो गया। ऑफिस के बाहर सेक्रेटरी तनुज ने दरवाजा खटखटाया। माया की भौहों के बीच की खुशी को देखकर वो चौंका हुआ था, क्योंकि आज काफी समय बाद उसने माया को इतना खुश देखा था और इसलिए उसने पूछा, मैम क्या बात है, आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? आज पहली बार आपको थोड़ा खुश देख रहा हूं। माया अच्छे मूड में थी और बोली, मुझे कुछ मिला है। सेक्रेटरी तनुज स्पेस आर्टिस्ट नहीं था और मेरिडियंस के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपना एक्स हस्बैंड मिल गया हो? माया ये सुनकर दंग रह गई। उसने हैरानी से तनुज की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्यों लगा कि ऐसा कुछ हुआ है? तनुज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने आपको अपने एक्स हस्बैंड की फोटोज को देखते हुए कई बार मुस्कुराते हुए देखा है, इसलिए मैंने पूछा। माया ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और अपनी और कार्तिक की फोटोज उठाई। वो और जोर से मुस्कुराई और बोली, अनफॉर्चुनेटली तुम गलत हो, वो अभी भी मुझे नहीं मिल पाया है। तनुज ने आह भरी और ध्यान से पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल और पूछ सकता हूं? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो, तनुज ने कहा। क्योंकि आप अब भी उनसे प्यार करती हैं, तो क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? और अगर आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, तो फिर आप लोग अलग क्यों हो गए? यही बात आज तक उसकी समझ में नहीं आई थी। माया ने फोटो में कार्तिक के चेहरे को सहलाया और कहा, यदि तुम उन लोगों को देखो जिन्हें तुम प्यार करते हो और जिन्हें तुम्हारा परिवार हमेशा नीचे दिखता है और हीन तरह से देखता है, और तुम पावरलेस हो और कुछ नहीं कर सकते, तो तुम क्या करोगे? तनुज समझ गया। हालांकि जायसवाल परिवार बड़ा नहीं था, लेकिन वो काफी पहले से अस्तित्व में था, जिसे तनुज के जैसे सामान्य लोग हमेशा ऊपर ही देख सकते थे। कार्तिक उस समय एक साधारण व्यक्ति था। जायसवाल परिवार ने उसे बेरहमी से कुचल दिया था। क्या और भी कुछ है जो पूछना है? माया कार्तिक और जायसवाल परिवार के बीच के मामले में खुद को उलझाना जारी नहीं रखना चाहती थी। खैर, जो भी हो, ये जायसवाल परिवार ही था जिसने कार्तिक को निराश किया था। हमने पहले ही पुणे शहर में इंपीरियल हॉल की ब्रांच के साथ अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। मुंबई सिटी से डॉक्टर विवेक सचदेवा कल आएंगे और सर का इलाज करेंगे, तनुज ने कहा। उसने जिस सर का उल्लेख किया वो माया के दादाजी किशोर जायसवाल थे। माया ने सिर हिलाया, ये संकेत करते हुए कि तनुज अब जा सकता है। अगले दिन विवेक सचदेवा, जिसे कार्तिक ने अपनी मेडिकल स्किल से हराया था, वो किशोर जायसवाल का इलाज करने के लिए जायसवाल विला में आया था। माया दौड़ते हुए उसके पास आई और उसने देखा कि उसके मॉम, डैड, छोटी बहन और छोटा भाई सब वहीं थे। माया के परिवार में कुल 3 बच्चे थे और माया तीनों में सबसे बड़ी थी। केवल एक चीज जिसने माया को असंतुष्ट किया वो ये था कि शशांक भी उसकी फैमिली के साथ वहां था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मॉम डैड ने उसे यहां क्यों बुलाया था। डॉक्टर सचदेवा, पिताजी की तबीयत कैसी है? माया के पिता पवन जायसवाल ने चिंतित होकर पूछा।
किशोर जायसवाल की हालत ने विवेक को भौंचक्का कर दिया था। डॉक्टर सचदेवा, आप मुंबई सिटी के इंपीरियल हॉल के डॉक्टर हैं। आपके पास कोई तो रास्ता होना चाहिए जिससे उन्हें ठीक किया जा सके। माया की मां यामिनी जायसवाल ने कहा। सबकी निगाहें विवेक पर ही थीं और उसने सिर हिलाया और आह भरी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मिस्टर जायसवाल का इलाज नहीं कर सकता। माया और बाकी लोगों ने निराश महसूस किया। ये पहली बार नहीं था जब उन्हें इस तरह का जवाब मिला था। डॉक्टर सचदेवा, आप मुंबई सिटी के इंपीरियल हॉल के डॉक्टर हैं, आप उन्हें कैसे ठीक नहीं कर सकते? शशांक, जो एक बाहरी व्यक्ति था, बीच में बोल पड़ा। तुम यहां क्या कर रहे हो? यहां मेरे दादाजी की बात हो रही है और इसका तुमसे क्या लेना देना है? माया जो दुखी थी चिल्ला पड़ी। माया, तू शशांक से इस तरह क्यों बात कर रही है? अगर शशांक ने मदद नहीं की होती या इंपीरियल हॉल में बात ना की होती तो हम डॉक्टर सचदेवा को यहां कभी नहीं बुला पाते। पवन ने जल्दी से कहा। वो चाहता था कि माया शशांक से अपने पूरे दिल से शादी करे ताकि उनके परिवार को एक उच्च दर्जा मिल सके। यामिनी ने नाखुश होकर कहा, हाँ, शशांक ने बहुत मदद की है हमारी, तू ऐसा कैसे कह सकती है? इसके अलावा उसने हमें इतना कीमती उपहार दिया है, भूल गई क्या? उपहार प्लम ब्लॉसम बाउल था जिसकी कीमत 50 लाख थी, जो शशांक ने नीलामी में हासिल किया था और माया के मॉम डैड को गिफ्ट किया था। माया ने देखा कि कैसे उसके माता पिता शशांक पर लट्टू हो चुके हैं और ये सोचकर ही उसके दिल में उसे बेहद चिढ़ महसूस हुई। शशांक की मदद का क्या फायदा? दादाजी की बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती। माया के छोटे भाई केतन ने किसी की परवाह न करते हुए शशांक को घूरते हुए देखा। इस परिवार में केवल वो और माया सामने खड़े शशांक से नफरत करते थे। केतन, ये किस तरह बात कर रहा है? जल्दी से शशांक भैया से माफी मांगो। जायसवाल फैमिली की दूसरी बेटी पायल ने केतन को डांटते हुए कहा। केतन ने अपनी दूसरी बहन की ओर देखा और कहा, मैं सच कह रहा हूं। पायल गुस्से में थी, लेकिन वो जायसवाल परिवार के इस अनमोल चिराग के साथ इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। शशांक, तुम्हें अब मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? डैड प्लीज, इस शशांक को उसका गिफ्ट अभी वापस कर दो। केतन ने अपना हाथ लहराया और शशांक को इंसल्टिंग तरह से देखा। बहुत हुआ केतन, शशांक ने हमारी बहुत मदद की है। तुम इस परिवार से हो। भले ही डॉक्टर सचदेवा पिताजी को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हमेशा आशा दी है। अभी के अभी शशांक से माफी मांगे। पवन ने अपने बेटे की ओर देखा। उसने पहले ही 50 लाख रुपयों का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया था। वो सच में इसे पसंद करता था, तो वो कैसे इसे शशांक को लौटा सकता था? इसके अलावा शशांक उसका होने वाला वो दामाद था जिससे उसे बहुत उम्मीदें थीं। यदि वे भविष्य में एक परिवार बन जाते हैं तो केतन के लिए शशांक का इस तरह अपमान करना एक समस्या होगी। विवेक बगल में खड़ा था और उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो सच में किशोर जायसवाल की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता था और वो जायसवाल परिवार के पारिवारिक मामलों में भी शामिल था। शशांक ने जल्दबाजी में आगे कदम बढ़ाया और पवन को दिलासा दिया, गुस्सा मत कीजिए, वो प्राचीन वस्तु मूल रूप से आपके लिए ही थी। केतन अभी भी यंग है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शशांक ने खुद को बाहरी व्यक्ति के रूप में बिल्कुल भी नहीं माना। पवन ने केतन की ओर इशारा किया और केवल असंतोष से उसे देख पाया। जायसवाल परिवार का केवल एक ही बेटा केतन था, इसलिए वो उसे ज्यादा सजा नहीं दे सकता था। कुकी, तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम क्यों अंकल और आंटी को गुस्सा दिलाते रहते हो? शशांक ने केतन की ओर देखा और इंसल्टिंग टोन में कहा। पवन और यामिनी ने देखा कि शशांक उनके लिए और उनके बारे में ही सोच रहा था, तो उन्हें बहुत अजीब लगने लगा, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे और इसलिए उन दोनों ने सिर्फ चुपके से सिर हिला दिया। इतना अच्छा इंसान उनके लिए उनका आदर्श दामाद था। उसके पास पैसा भी भरपूर था और एक तगड़ा बैकग्राउंड भी था, और जहां तक कार्तिक की बात थी तो उनके हिसाब से वो उनके परिवार के योग्य कभी भी नहीं था। वो सिर्फ एक नाकारा इंसान था जो जायसवाल परिवार में शादी करने की गलती कर चुका था। मुझे कुकी मत कहो, मैं कोई तुम्हारे इतना करीब नहीं हूं और ना ही तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता है। मैंने अपने डैड को नाराज क्यों किया इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, समझे?
ये हमारी फैमिली का मामला है, इसलिए अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। केतन ने कोई दया नहीं दिखाई और बिना सोचे समझे बोल पड़ा। जब शशांक ने सुना तो उसका गुस्सा धीरे धीरे उदासी में बदल गया। उसने अपनी आंख के कोने से माया को देखा और पाया कि उसे सच में शशांक या उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। इसने शशांक को अंदर ही अंदर उसके दिल में और भी शर्मिंदा महसूस करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बहुत जल्दी उसके एक्सप्रेशंस फिर बदल गए। उसने तुरंत एक जेंटल और जेन्युइन चेहरा बनाया और एक डिसेंट यंग मैन की तरह बात करने लगा। वो तुम्हारा होने वाला जीजा जी है, कुछ तो तमीज दिखाओ। पवन ने फिर वही किया जो वो कर सकता था। वो सिर्फ केतन को डांट सकता था। शशांक उनके परिवार की भविष्य की स्थिति से जुड़ा हुआ था और उनकी पोजीशन बदलने वाला था। वो उसे कैसे नाराज कर सकते थे? मेरे होने वाले जीजा जी? ये सुनकर केतन की हंसी छूट गई। उसने शशांक की ओर इशारा किया और हंसते हुए अपना सिर हिलाता रहा। इस तरह का व्यक्ति मेरा जीजा बनने के काबिल ही नहीं है। किस तरह का मजाक है ये? शशांक ने चिढ़कर अपना मुंह फेर लिया। केतन ने उसे हमेशा परेशान ही किया था और कभी उसे अपनाया नहीं था। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस व्यक्ति के प्रति इतने जुनूनी क्यों हो। उसके बारे में इतना अच्छा क्या है? वो सिर्फ दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा है। अपने परिवार के बैकग्राउंड के बिना वो कुछ भी नहीं है। केतन, तुम गलत हो। मैं बब्बर परिवार का सदस्य हूं। स्वाभाविक रूप से मेरी एक अलग स्थिति है, शशांक ने कहा, जैसे कि ये निश्चित रूप से एक फैक्ट था। शशांक के शब्दों ने पवन और यामिनी को अपने सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। शशांक उनसे ज्यादा ताकतवर पैदा हुआ था और ये तो वाकई में एक फैक्ट था जो सब अच्छी तरह जानते थे। आप केवल अपने परिवार की पृष्ठभूमि पर भरोसा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप बब्बर परिवार के उत्तराधिकारी नहीं होते तो उस सिचुएशन में आप क्या करते? केतन ने मजाक उड़ाते हुए शशांक से कहा। शशांक ने सुखद स्वर में कहा, तुमने अभी जो भी कहा वो असंभव है। केतन ने फिर से मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि बब्बर परिवार के उत्तराधिकारी होने के अलावा आप कुछ भी नहीं है। शशांक का चेहरा भयंकर गुस्से से कांप गया और पीला पड़ गया। केतन, बस करो, बहुत हो गया, समझे? पवन ने जल्दी से केतन के पागल शब्दों पर रोक लगाते हुए उसे गुस्से से देखा और घूरते हुए उसे चुप कराया। केतन फिर कुछ बोलने को हुआ और पवन ने उसे आंख दिखा दी। आप सच क्यों नहीं कहते? केतन ने पवन का हाथ हिलाया और झांग हुई को ठंड से देखा। मैं सही था। बब्बर परिवार के इतने ह्यूज बैकग्राउंड के बिना वो कुछ भी नहीं है। आप सभी केवल बब्बर परिवार के उसी बैकग्राउंड में रुचि रखते हैं, इसलिए आप सभी उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी मेरी बड़ी बहन की फीलिंग्स की परवाह की है? केतन गुस्से में बोलता चला गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। केतन बहुत ज्यादा गुस्से में था कि उसके मॉम, डैड, दादाजी, दूसरी बहन पायल और अन्य लोग शशांक बब्बर को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उन्होंने उसे खुश करने की सारी हदें तोड़ दी थी। यहां तक आगे बढ़ गए थे कि अपनी बेटी माया की ऐसी व्यक्ति से शादी करना चाहते थे। वो सीधे मुद्दे पर आ गया, क्योंकि वो अकेला था जो माया को समझता था। वो जानता था कि माया के दिल में अब भी कार्तिक ही बसा हुआ है और माया कभी भी शशांक के साथ खुश नहीं रह पाएगी। और तो और शशांक अच्छा इंसान भी नहीं था। माया शशांक के साथ शादी कर लेगी तो घुट घुट कर मर जाएगी। ऐसा कुछ होते देखने को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यदि माया ना होती तो ये परिवार बहुत पहले नष्ट हो गया होता। लेकिन उसके लिए कौन सोचेगा? क्या केतन अपने घर वालों को रोक पाएगा माया और शशांक की शादी करवाने से? क्या कार्तिक एक बार फिर माया की जिंदगी में वापस आ जाएगा